बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में, कि परमाणु होता क्या है, उसका मॉडल क्या है। बच्चों जब परमाणु के बारे में सब लोगों ने पता लगा लिया कि परमाणु होते क्या हैं, फिर उसके बाद तत्व आए। ठीक है, तत्वों को हम लोग क्या कहते थे, जैसे हम लोगों का शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ होता है तो उसी तरीके तत्व थे। जो तत्व होते थे, तत्व और यौगिक की अवधारणा आई। तत्व में क्या हुआ, एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु अगर हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे, तो एक ही प्रकार के परमाणु को क्या नाम दे दिया गया, तत्व। ठीक है, जैसे मैं बता दूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2। तो ये हाइड्रोजन का क्या है, अणु है, हाइड्रोजन का अणु है, लेकिन इसको क्या बोले, तत्व, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है, तो तत्व हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2, तो इन सबको हमने क्या बोल दिया, तत्व। फिर उसके आगे क्या आया, तत्व और दूसरा यौगिक। अगर हम लोग अलग अलग तरह के परमाणु, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O, तो ये क्या कहलाया बच्चों, यौगिक। क्या कहलाया, यौगिक। तो आप लोग तत्वों में क्या हो गया, तत्व और यौगिक हो गया। ठीक है, तो जब तत्वों की खोज, मतलब वही परमाणुओं की खोज होती गई, तो उनको तत्व नाम दिया गया, क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे, तो एक ही तरह के परमाणु में एक ही तरीके के परमाणु मिलकर तत्व बना लिए। अब ये हुआ कि जब धीरे धीरे बहुत सारे तत्व क्या हो गए, खोजे गए, तो उनको पहचानने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे H2 आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन पहले इसको H वगैरह नहीं लिखते थे। ठीक है, उस समय क्या होता था कि कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों के क्या दिए गए, चिन्ह दिए गए, मतलब उनका कुछ सिंबल दिया गया, कि जैसे हाइड्रोजन अगर तत्व दिखाना है तो एक गोल बना के उसके बीच बिंदी, कार्बन दिखाना है, तो ये सब डाल्टन वगैरह जब आए तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन इन सब चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल होता था, चिन्हों को याद रखना, क्योंकि जब धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई तो हमारे पास 104, 109 इस तरीके तत्व पाए जा चुके हैं, जिससे क्या हुआ कि तत्वों की इतने सारे चिन्हों को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए, वर्जीलियस ने कहा कि तत्वों का जो सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जो तत्वों को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग इन चिन्हों का प्रयोग ना करके इनके हिसाब से, इनके नाम के हिसाब से, जैसे हाइड्रोजन किससे शुरू होता है, H से, तो हाइड्रोजन का चिन्ह हम लोग क्या लिख लें, इसका प्रतीक H लिख लें। कार्बन C से, इसके लिए C का प्रयोग कर लें। ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग, सल्फर के लिए S, कॉपर के लिए Cu, आयरन के लिए Fe। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनका तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन S से शुरू होता है तो H दे दिया गया, कार्बन C से शुरू होता है तो C, ऑक्सीजन के लिए O से शुरू होता है तो O। ठीक है, सल्फर के लिए S, लेकिन आयरन और कॉपर के लिए ये अलग चिन्ह। तो आपको बता दूं बच्चों, कुछ नाम, जैसे आयरन के लिए जो था आयोडीन, हमारे पास क्या है, आयोडीन आया। ठीक है, जब आयोडीन आया तो आयोडीन के लिए हम आई लिख चुके थे, तो ये हुआ कि आयरन के लिए भी आई लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसका लैटिन नाम लिया। लैटिन में आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फे, इसीलिए इसका अक्षर Fe लिया गया। ठीक है, इसी तरीके कॉपर का भी उसके लैटिन नाम के हिसाब से अक्षर लिया गया। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने जब तत्वों के प्रतीक चिन्हों को किस प्रकार लेना शुरू किया। ठीक है, तत्वों का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो या तो जो तत्व होते हैं उनके नाम के हिसाब से होता है, ठीक है, या तो उनके लैटिन भाषा से होता है। इसके अलावा जैसे गोल्ड है,
ठीक है। सोना, सोने का जो होता है, सोना का हम लोग लिखते हैं AU, ठीक है। ये AU क्या है, क्योंकि सोना कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। पीले के लिए क्या हुआ, इसके कलर के हिसाब से ये कलर लिया गया, ठीक है। कॉपर का क्यूप्रस होता है लैटिन नाम, तो उससे लिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, तत्व जब बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको याद करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह हैं, इन चिन्हों को बंद करके इनके नाम के हिसाब से या इनके लैटिन के हिसाब से या इनके गुण के हिसाब से, ठीक है, क्या क्या ले लिया गया, नाम, उनका गुण, ठीक है, और लैटिन नाम, लैटिन नाम के हिसाब से, लैटिन नेम के हिसाब से, ठीक है, और किसके हिसाब से, इनके रंग के हिसाब से इनका नाम रखा गया। क्योंकि ये हुआ कि बहुत सारे तत्व एक ही नाम से शुरू हो रहे थे, तो सल्फ़र के लिए अगर S यूज़ हो रहा है तो सोडियम के लिए हम S थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता। इसलिए सोडियम के लिए Na उसके लैटिन नाम के हिसाब से रखा गया। तो इस तरीके से आप लोग प्रतीक कैसे आए, क्यों आए, समझ रहे होंगे। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कुछ लैटिन नाम, ठीक है। ये बुक्स का यूज़ मैं कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए Al, ऑर्गन के लिए Ar, बेरियम के लिए Ba, बोरान के लिए B, ठीक है, ब्रोमियम के लिए Br, कैल्शियम के लिए, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व है और उसके प्रतीक उसके सामने दिए गए हैं। तो ये प्रतीक जो हैं कुछ नाम के हिसाब से हैं, कुछ गुणों के हिसाब से हैं, कुछ इनकी क्वालिटी के हिसाब से हैं कुछ, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि तत्वों में जो प्रतीक है उसको कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जब परमाणु की खोज की थी, परमाणुओं के बारे में बताया था, तो डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु, हर परमाणु का क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों ये जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो हर परमाणुओं का अलग अलग होता है। वो जो होता है परमाणु द्रव्यमान, वो उसमें उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु मॉडल में आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। तो नाभिक के भीतर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, ये उसका परमाणु द्रव्यमान बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका क्या रोल है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। एक हिसाब से क्या होता है, हर परमाणु का एक भार होता है, एक द्रव्यमान होता है, जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इन्हीं परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से पहले परमाणुओं का जो है अणु में कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में अध्ययन किया गया कि जो हर परमाणु जो होते हैं वो अपने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दूसरे परमाणुओं से संयोग करके एक तीसरा तत्व अणु बनाते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के बाद बच्चों हम लोग आते हैं परमाणु क्रमांक पर। क्या होता है, दूसरा चीज़ है हमारा टॉपिक परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों का जो रासायनिक संयोजन होता है, कैसे अणु बनते हैं, कैसे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता क्या है, ठीक है, उस पर कितना आयन है, कितना आवेश है, ये परमाणु क्रमांक
बताते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या चाहे इलेक्ट्रॉन गिन लो या प्रोटॉनों की संख्या। तो बच्चों, यहाँ से परमाणु क्रमांक के बारे में आप लोग जान चुके हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या जो भी होती है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है। जैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 6 हो गया। परमाणु क्रमांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले जब अभी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल एक होती है। पीरियोडिक टेबल में जब परमाणुओं को रखा गया व्यवस्थित क्रम में, तो वहाँ पर पहले भार के हिसाब से रखा गया, जहाँ पर उनका क्रम बिगड़ गया, ठीक है। इस हिसाब से उनका परमाणु क्रमांक निकाला गया। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही कार्बन तत्वों को, मतलब जितने भी परमाणु हैं उनको आवर्त सारणी में रखा गया। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ठीक है। इसी हिसाब से परमाणुओं को व्यवस्थित रखा गया। तो आवर्त सारणी में हम लोग जो तत्वों को व्यवस्थित किए हैं वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से किए हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। आज के बाद इतना ही, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।